अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अचानक मेरे जेठ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा जेठ दरवाजे के पीछे खड़ा था। मेरा जेठ आया और पीछे से मुझे जोर से पकड़ लिया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मेरा जेठ कहने लगा, चुप हो जाओ, ऊंची आवाज में मत बोलो, कहीं पड़ोसी ना सुन लें। मैंने कहा, आप बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे छोड़ दें। इससे पहले मेरे जेठ ने कभी भी मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। शायद उसे लग रहा था कि आज अच्छा मौका है। जब मेरा जेठ सहन में बैठा होता था तो मैंने कई बार महसूस किया था कि मेरा जेठ मेरी तरफ अजीब नजरों से देखता रहता है। मुझे अक्सर शक होता था कि कहीं मेरा जेठ मुझ पर बुरी नजर तो नहीं रखता, लेकिन आज मेरी ये बात सच साबित हो गई। वाकई मेरा जेठ काफी अरसे से मुझ पर नजर रखे हुए था। मेरे जेठ ने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती बिस्तर पर गिरा दिया। मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे शोहर के हिस्से में काफी जमीन आती थी। मैं यही सोचती थी कि अब मेरी जिंदगी बड़ी आराम और खुशहाली से गुजरेगी। मेरा शोहर दो भाई थे। उनका बड़ा भाई राशिद शादीशुदा नहीं था, यानी मेरा जेठ राशिद कंवारा था। मेरे शोहर की एक बहन ज़ैनब भी थी, जो जहनी तौर पर कुछ कमजोर थी, इसलिए ज़ैनब भी गैर शादीशुदा थी। मेरी सास ने शादी से पहले ही मुझे कह दिया था कि सारी उम्र मेरी बेटी ज़ैनब की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि ज़ैनब अपने मामूलात खुद संभालने के काबिल नहीं है। मेरे शोहर का नाम आसिम था। मैं और आसिम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरा जेठ राशिद ट्रक ड्राइवर था, इसलिए वो कई कई दिन बाद घर आता था, जबकि मेरे शोहर नौकरी करते थे और रोज घर ही रहते थे। जब भी मेरा जेठ घर आता तो मुझसे अपनी बहुत खिदमत करवाता। मेरा जेठ खुद बताता कि आज कौन सी सब्जी बनानी है, और उस दिन मेरे जेठ की पसंद का खाना बनता था। जितने दिन मेरा जेठ घर रहता, खाने पीने का सारा निजाम उसी की मर्जी के मुताबिक चलता था, क्योंकि मेरा जेठ हमें जमीन में हिस्सा देने वाला था। दूसरी बात ये कि मेरा जेठ घर के लिए पैसे भी लेकर आता था। मेरे शोहर को सिगरेट पीने की आदत थी। मेरी सास उन्हें सिगरेट के लिए कभी पैसे नहीं देती थी। वो कहती थी कि मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे अपनी बेटी का हिस्सा भी संभाल कर रखना है। लेकिन मेरा जेठ मेरे शोहर को सिगरेट के लिए पैसे दे देता था। इसी वजह से मेरे शोहर अपने बड़े भाई को बहुत अच्छा समझते थे। मैंने कई बार अपने शोहर से कहा कि जब भी आपका भाई घर आता है, अपनी फरमाइशें शुरू कर देता है। मैं सारा दिन उसी की खिदमत करते करते थक जाती हूँ। मेरे शोहर कहते, फजूल बातें ना करो, आखिरकार सब कुछ भाई ने हमें देना है। भाई जैसा कहता है वैसा ही किया करो। ये ना सोचो कि वो सिर्फ तुम्हारा जेठ है, इस घर का असल मालिक भी भाई है। अगर भाई हमसे नाराज हो गया तो जमीन का आधा हिस्सा भी चला जाएगा और घर में भी हिस्सा मांग लेगा। इसलिए जो कुछ भाई कहे वही बनाकर खिलाया करो। अगर भाई आधी रात तक जागते रहे तो जब भी भाई खाना खाए उस वक्त भाई को रोटी देकर फिर सो जाना। मैंने कहा, मुझसे इतनी गुलामी नहीं होती, उसकी माँ जिंदा है, अगर खिदमत करनी है तो वो करे, मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ। मेरे शोहर बोले, तुम औरतों वाली जिद ही करती रहती हो। अगर भाई ने अपना आधा हिस्सा मांग लिया तो फिर क्या करोगी? आधे घर और आधी जमीन में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार तुम्हें समझाता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगी। मेरी सास भी यही कहती थी कि मैं अपने जेठ की पूरी इज्जत और खिदमत करूं। एक दिन मेरी सास अपनी बेटी को लेकर अपने मैके चली गई। जाते हुए उसने मुझसे कहा, मेरे जाने के बाद मेरे बड़े बेटे का खास ख्याल रखना, क्योंकि राशिद ने अभी 1 महीना यहीं रहना है। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अभी 1 महीना और जेठ की खिदमत करनी पड़ेगी। मेरी सास ने मजीद कहा, मेरे वापस आने तक मुझे तुम्हारी कोई नई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि तुम लोग उसे खाना नहीं देते। तुम्हारा जेठ खाने पीने का बहुत शौकीन है, जो कुछ मांगे बना दिया करो, वो तुमसे खुश रहेगा। एक दिन मेरा जेठ आधी रात को घर आया। उस वक्त मेरे शोहर सो चुके थे। मेरा जेठ बाहर वाली बैठक में जाकर बैठ गया, क्योंकि वही सोता था। जब मैं जेठ के लिए रोटी लेकर गई तो मेरा जेठ मुझे कमरे में कहीं नजर न आया। मेरे हाथ में खाने की थाली थी। मैं पूरे कमरे में मेरे जेठ को आवाजें देती रही, मगर मेरा जेठ कहीं दिखाई नहीं दिया। बिस्तर भी खाली पड़ा था। अचानक मेरे जेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा जेठ दरवाजे के पीछे खड़ा था। मेरा जेठ आया और पीछे से मुझे जोर से पकड़ लिया। मैंने कहा,
ये आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मेरा जेठ कहने लगा, चुप हो जाओ, ऊंची आवाज में मत बोलो, कहीं पड़ोसी ना सुन ले। मैंने कहा, आप बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे छोड़ दें। इससे पहले मेरे जेठ ने कभी भी मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। शायद उसे लग रहा था कि आज अच्छा मौका है। जब मेरा जेठ सहन में बैठा होता था तो मैंने कई बार महसूस किया था कि मेरा जेठ मेरी तरफ अजीब नजरों से देखता रहता है। मुझे अक्सर शक होता था कि कहीं मेरा जेठ मुझ पर बुरी नजर तो नहीं रखता, लेकिन आज मेरी ये बात सच साबित हो गई। वाकई मेरा जेठ काफी अरसे से मुझ पर नजर रखे हुए था। मेरे जेठ ने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती बिस्तर पर गिरा दिया। मैं मुसलसल कहती रही, मुझे छोड़ दे। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, देखो, मेरा भी दिल करता है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं? तुम तो हमेशा मुझसे दूर दूर भागती रहती हो। जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तुम फौरन अपना चेहरा दुपट्टे से ढांप लेती हो। मैं मुसलसल उसे मना करती रही, लेकिन मेरा जेठ बाज ना आया। उस रात जो कुछ हुआ उसके बाद मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आता रहा कि अगर मैं मेरे जेठ की मुखालफत करूं या कोई बात कह दूं तो कहीं मेरा जेठ अपनी जमीन और घर का हिस्सा अलग न मांग ले। इसी खौफ की वजह से मैं पूरी रात खामोश रही। बाद में मैंने मेरे जेठ से पूछा, आपने कुछ खाया भी है? मेरा जेठ हंसकर कहने लगा, बगैर खाए ही मेरे अंदर इतना जोश है, सोचो अगर खाना खाकर आता तो क्या होता। मैं आधी रात तक वहीं रही। जब भी मैं अपने कमरे में वापस जाने की कोशिश करती मेरा जेठ मुझे रोक लेता और कहता, छोटे को कुछ पता नहीं लगेगा, वो सोया हुआ है, सुबह से पहले नहीं उठेगा, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ वक्त गुजारो। उस दिन मेरी सास भी घर में मौजूद नहीं थी। अगले दिन सुबह में उठकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। मेरे शोहर खेतों में चले गए, जबकि मेरा जेठ अभी तक सो रहा था। रात की बातों को याद करके मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि अब मेरे जेठ का सामना कैसे करूं। रात के अंधेरे में जो कुछ हो गया था, अब दिन की रोशनी में उसे याद करके दिल में अजीब सी झिझक पैदा हो रही थी। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि जो हो चुका वो वापस तो नहीं हो सकता, अब पछताने से क्या फायदा। कभी दिल करता कि जाकर मेरे जेठ को चाय दे आऊं, फिर ये सोचकर रुक जाती कि कहीं मेरा जेठ दोबारा मुझे रोक ना ले। मैं काफी देर तक मेरे जेठ के कमरे की तरफ देखती रही कि शायद मेरा जेठ बाहर निकल आए, मगर वो बाहर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे गहरी नींद सो रहा हो। आखिरकार मैं एक कप में चाय डालकर मेरे जेठ के कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरी पाजेब की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। मेरा जेठ बाहर देखने लगा। मैंने कहा, अभी तक आपकी सुबह नहीं हुई? देखें, बाहर तो काफी धूप निकल आई है। मेरा जेठ मुस्कुरा कर बोला, जब तुम जैसी औरत पाजेब की छमछम के साथ मेरे लिए चाय लेकर आ जाए तो फिर मेरे जैसे आदमी को उठकर बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, आप मुझे बिला वजह तकलीफ देते हैं, खुद भी तो उठकर चाय पी सकते थे। मेरा जेठ बोला, तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मैंने उसे कहा, मैं आपकी भाभी हूँ, आपको मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा जेठ हंसकर बोला, अच्छा, अभी भी तुम अपने आप को सिर्फ मेरी भाभी समझती हो? मैंने कहा, आप ऐसा गलत ख्याल अपने दिल में ना रखें। मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बात जारी रखने लगा। वो कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ सिर्फ भाभी वाला सलूक करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही रहूंगा, लेकिन अगर हमारे दरमियान जो हो चुका है उसके बाद भी तुम इसी तरह मेरे साथ रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आऊंगा। मुझे लगा जैसे मेरा जेठ मेरी बात का बुरा मान गया हो। मैं हंस पड़ी और उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी बहुत जल्दी संजीदा हो जाते हैं। मैंने कहा, ये लें, चाय पी लें। मेरा जेठ बोला, ऐसे नहीं, अपने हाथों से पिलाओ। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, अगर कोई आ गया या किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? मेरा जेठ बोला, जो कहना है कहता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा, मैंने तो कभी अपने शोहर को भी इस तरह अपने हाथों से चाय नहीं पिलाई। मेरा जेठ कहने लगा, तो फिर आज मुझे पिला दो। उसकी हर बात मानना मुझे अपना फर्ज सा लगता था, इसलिए मैंने मेरे जेठ को अपने हाथों से चाय पिला दी। चाय पीते हुए मेरा जेठ मेरे हाथों को देखता रहा। वो मुस्कुरा कर बोला, सच कहूं, तुम्हारे साथ रात गुजार कर बहुत अच्छा लगा। आज रात भी तैयार रहना, फिर मेरे पास आ जाना। मैंने कहा, मेरे शोहर का क्या होगा?
मेरा जेठ बोला, आसिम को मैं पीने के लिए पैसे दे दूंगा। आसिम पीकर अपने कमरे में सो जाएगा और तुम सारी रात मेरे पास रहना। अभी तो माँ भी वापस नहीं आई, हमारे लिए अच्छा मौका है। मेरी बात मानती रहा करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए सोने के टॉप्स बनवा दूंगा। मैंने हैरत से पूछा, सच? मेरा जेठ बोला, इस बार तो सोचा था कि तुम्हारे लिए ले आऊं, लेकिन इस मर्तबा पैसे खर्च हो गए। मैंने कहा, अच्छा, फिर मैं भी तुम्हें अपने हाथों से कई बार चाय पिलाऊंगी। मेरा जेठ हंस कर बोला, देखो तुम्हें भी लालच आ गया। मैंने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर मेरे दिल में सिर्फ लालच होता तो मैं रात तुम्हारे साथ क्यों रहती? मेरा जेठ बोला, हाँ ये बात भी ठीक है। फिर उसने कहा, अच्छा आज रात फिर तैयार रहना। मैं वापस बावर्ची खाने में आ गई। मेरा जेठ भी मेरे पीछे आ गया। इतने में मेरे शोहर भी घर आ गए। उन्हें देखते ही मेरा जेठ फौरन पानी का गिलास उठाकर बाहर चला गया। मेरे शोहर ने आते ही आवाज दी, हम दोनों भाइयों के लिए खाना ले आओ। मैंने दोनों को खाना पेश किया। मेरे शोहर अपने बड़े भाई का बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि उन्हें उसके पैसों और जायदाद की उम्मीद थी। खाना खाने के बाद मेरे शोहर खेत चले गए। मैं बावर्ची खाने में बर्तन धोने लगी। इसी दौरान मेरा जेठ पीछे से आया और मुझे बाजुओं में ले लिया। मेरा जेठ कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ गुजरी हुई रात कभी नहीं भूल सकता। मैंने उससे कहा, आप तो ट्रक ड्राइवर हैं, बाहर भी आपकी बहुत सी जान पहचान वाली औरतें होंगी। मेरा जेठ हंस कर बोला, नहीं, मेरी नजर कभी बाहर की औरतों पर नहीं गई। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता रहता हूँ और यही सोचता था कि कब तुम मेरे करीब आओगी। अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है। मैंने कहा, वाकई? मेरा जेठ बोला, हाँ, अब तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। वक्त गुजरने के साथ मैं भी मेरे जेठ के करीब होने लगी, क्योंकि मेरे दिल में भी ये ख्याल आने लगा था कि मेरा जेठ जो पैसा कमाता है वो घर पर ही खर्च करे, बाहर फजूल ना लुटाए। फिर मेरे जेठ ने अपनी बातों से मुझे कायल कर लिया और मुझे अंदर कमरे में ले गया। कुछ देर बाद जब हम बाहर आए तो वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने उसे याद दिलाया, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे लिए सोने के टॉप्स लाएंगे, अब वो ला दीजिए। मेरा जेठ बोला, बस एक दो चक्कर और लगा लो, जब कुछ अच्छे पैसे जमा हो जाएं तो सबसे पहले तुम्हारे लिए ही सोने के टॉप्स खरीदूंगा। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई। मैंने उसे रवाना कर दिया और कहा कि जाकर ट्रिप का पता करो और ट्रक लेकर चले जाओ। जब वो जाकर मालूम करके आया तो उसे एक ट्रिप मिल गया और मेरा जेट ट्रक लेकर रवाना हो गया। उसे गए हुए 10 दिन गुजर गए थे। मैं रोज जेट के फोन का इंतजार करती रहती थी, मगर उसकी कोई कॉल नहीं आई। मेरी सास भी हर रोज मुझसे पूछती, क्या तुम्हारे जेट का फोन आया है? मैं कह देती, नहीं मम्मी, मेरे पास तो नहीं आया। फिर मैंने अपने शोहर से पूछा तो उनके पास भी मेरे जेठ की कोई कॉल नहीं आई थी। जब मैं खुद फोन करती तो मेरा जेठ सिर्फ एक दो बातें करके फोन बंद कर देता था। मुझे तो उम्मीद थी कि मेरा जेठ मुझसे मोहब्बत भरी बातें करेगा, मगर उसने एक दिन भी मुझसे ढंग से बात नहीं की। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने ही उसे जबरदस्ती ट्रक पर भेज दिया था, इसलिए मेरा जेठ मुझसे नाराज हो गया होगा। मैंने दिल में कहा, कोई बात नहीं, जब वापस आएगा तो मेरे जेठ का गुस्सा दूर कर दूंगी। पूरे 2 महीने बाद हमारे दरवाजे पर ट्रक का हॉर्न बजा। मैं भागकर दरवाजा खोलने गई। जब मैंने अपने जेठ को देखा तो खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा। जैसे ही वो ट्रक से नीचे उतरा मैं उसके करीब गई ताकि उससे मिलूं, मगर वो फौरन बोला, भाभी, अम्मा से कहो मैं अपनी दुल्हन लेकर आया हूँ। मेरे जेठ के मुंह से ये बात सुनकर मुझे जैसे चक्कर आ गए। मैंने हैरत से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? इतने में एक औरत भी ट्रक से नीचे उतर आई। हमारा शोर सुनकर मेरी सास भी बाहर आ गई। जब मेरे जेठ ने बताया कि उसने शादी कर ली है तो मेरी सास बहुत खुश हुई। उसने रस्म के मुताबिक उनका इस्तकबाल किया। घर के सब लोग बहुत खुश थे, मगर मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। मेरे जेठ ने अपनी बीवी को अंदर कमरे में बिठाया और खुद उसके लिए खाने पीने का सामान लेने बावर्ची खाने में आया। मैंने उसे रोक कर कहा, यह आपने क्या किया? आपने मेरे साथ धोखा किया। आपने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और खुद जाकर शादी कर ली। मेरा जेठ बोला, मैंने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी, इसीलिए शादी करने का फैसला किया। जैसे एक छोटे बच्चे को अपने माँ बाप की जरूरत होती है, इसी तरह जवानी में इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत होती है। जीवन साथी के बगैर जिंदगी अधूरी रह जाती है। मेरा जेठ मजीद बोला, तुम मुझे सिर्फ वक्ती खुशी दे सकती थी, मगर जिंदगी के दुख सुख में मेरा साथ नहीं दे सकती थी।
جو ساتھ میری بیوی دے سکتی ہے وہ تم کبھی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ تمہیں اپنے شوہر کا بھی خوف تھا، خاندان کا بھی ڈر تھا اور اپنی عزت بھی عزیز تھی، اسی لیے تم کبھی میرے ساتھ کھل کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے جیٹ نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا، لیکن میں اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر اسے آخر کار شادی ہی کرنی تھی تو میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ صرف میرا جیٹ ہی قصوروار نہیں تھا، میں نے بھی میرے جیٹ کا ساتھ دیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا راستہ الگ ہو چکا تھا۔ آخر میں نے دل ہی دل میں اس کی خوشحال زندگی کے لیے دعا کی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ برائے کرم کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔